गृह अध्ययन पर स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 3.5 इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न है वो यह है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसमें आपको एक तो मैं पहले भी इस चैप्टर की वीडियो बेसिक वीडियो जो है इंट्रोडक्शन की ला चुका हूँ, जिसमें मैंने सारे रूल्स बताए हैं, और ये कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, कब अनेक हल होते हैं, इसकी कंडीशन भी मैं इसके लिए अलग से वीडियो ला चुका हूँ और उसमें समझा चुका हूँ। तो आज हम इसको फिर से रिवाइज़ भी कर लेंगे क्योंकि हम एक दो क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कब अद्वितीय हल होगा, या कब अनेक हल होंगे, या कब कोई भी हल नहीं होगा। और साथ ही जब अद्वितीय हल की स्थिति होगी तो उस कंडीशन में वज्र गुणनखंड विधि से हम समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान कैसे निकालेंगे, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो आइए जल्दी से समझते हैं इस प्रश्न को। तो जैसा कि पहले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि दो समीकरणें आपको दी गई हैं, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन समीकरणों की तुलना करनी पड़ेगी, इन दोनों समीकरणों की मानक समीकरणों से। जो रेखिक समीकरण का एक मानक रूप होता है उससे हमें इन दोनों की तुलना करनी पड़ेगी, और वहाँ से जो है हमें इनके एक्स वाई के जो गुणांक हैं, है ना, और जो अचर पद हैं उनके मान निकालने पड़ेंगे और उनकी आपस में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तब जाके जो हमें पता चल पाएगा कि इस समीकरण की जो कंडीशन है वो कैसी है, अनेक हल वाली है या अद्वितीय हल वाली है या कोई हल नहीं वाली है। तो आइए जल्दी से इसको समझते हैं। तो देखिए, मैंने जो दोनों समीकरणें यहाँ बोर्ड पर नोट कर ली हैं, एक्स माइनस 3y माइनस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरी समीकरण 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जो रेखिक समीकरणों का मानक रूप होता है वो इस टाइप का होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी सारी चीज़ एक तरफ और दूसरी साइड में आपका 0 होना चाहिए। नहीं हो किसी समीकरण में तो आप ले आओ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दो समीकरणों की तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे, पहली समीकरण के लिए यहाँ पे a1 b1 और इसको c1 कर लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है हम a b c, इनके नीचे 1 1 लगा दिया। तो इससे हम करेंगे समीकरण 1 की तुलना। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना यहाँ लिख देंगे, इससे समीकरण 1 की तुलना करने पर तो जब समीकरण 1 से हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तुलना करने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप इसमें देखिए x के साथ इसमें a1 है और इसमें x के साथ क्या है पहली समीकरण में, क्योंकि अभी हम पहली की तुलना कर रहे हैं तो पहली को ही देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 इसका जो है छुपा हुआ है, 1 इसके गुणा में है। a1 भी जो है x के साथ गुणा में है, तो इसका मतलब a1 की जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई। ऐसे ही y के साथ b1 है, जबकि पहली समीकरण में y के साथ क्या है, माइनस का 3 है। अगर माइनस का है तो माइनस चिन्ह आपको लेना है, तो इसका मतलब b1 का मान माइनस का 3 आ गया। और यहाँ पे अचर पद में यहाँ c1 है, तो यहाँ पे कौन है, उसकी जगह माइनस का 3। इसका मतलब c1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 3 आ गई। इसी प्रकार सिमिलरली हम एक दूसरी समीकरण लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और यहाँ पे इसमें 2 2 लगा देंगे, a2 b2 और c2। इससे जो है अब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे। मैं पूरी हिंदी नहीं लिखूँगा, समीकरण 2 की तुलना करने पर, इससे समीकरण 2 की जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे इसमें a2 है x के साथ, तो a2 की जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में अब देखेंगे हम, तो समीकरण 2 में x के साथ 3 है, तो a2 की वैल्यू 3 आ गई। b2 की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे b2 है y के साथ, और इसमें समीकरण 2 में माइनस का 9 है, तो b2 की वैल्यू माइनस 9 आ गई। और c2 की वैल्यू, अगर इसमें c2 है तो यहाँ पे कौन है, इसमें समीकरण 2 में माइनस का 2, तो c2 की वैल्यू माइनस 2 आ गई। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जब सबसे पहले आप इस तरीके से जो भी समीकरणें दी हुई हैं पहले आप उनकी तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन 6 कॉन्स्टेंट्स के मान निकाल लीजिए। इसके बाद हमें जो है रेशियो निकालना होता है, किसका, a1 बटे b1 सॉरी a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ये 3 वैल्यू पता करनी होती हैं। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, एक साथ हम निकालेंगे।
पहले A1/A2 निकालते हैं। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। A1 की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ रख दो, और बटे में A2 की कितनी है, 3, यहाँ पे 3 रख दो। ये 1/3 आ गई। ये तो ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकती, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। B1 का मान -3 है और B2 का है -9। तो यहाँ ये थोड़ा सॉल्व हो सकता है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 तिया 9 है ना। तो 1/3 आ गया ये। अब C1 की वैल्यू क्या है, -3, और C2 की क्या है, -2। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 ही आ गई, ये और किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि ये जो तीनों की वैल्यू आई है, A1/A2 की, B1/B2 की, C1/C2 की, ये कैसी आई, ये एक जैसी आई है या कुछ की अलग आई है, ये आपको देखना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 सेम आए, जबकि C1/C2 जो है अलग है। तो अब इसमें यहाँ पर यहाँ पर आपको ये लिख कर दिखाना पड़ेगा कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के क्या है, इक्वल है, जबकि C1/C2 के इक्वल नहीं है। तीसरा वाला जो है इसमें अलग है। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ पर कोई से दो रेशियो, कोई से दो अनुपात एक जैसे, 3 अनुपात निकाले ना हमने, A1/A2, B1/B2, C1/C2, हमेशा यही तीनों निकालने हैं आपको, जब भी आपको ये पता करना हो कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं। तो अगर आपके जिसमें तीनों बराबर आ जाते हैं, अगर मान लो तीनों एक जैसे आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये लिखते कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर तीनों बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में समीकरण के अनेक हल होते हैं, ठीक है, यानी x y के अनंत मान। और अगर तीनों ही बराबर ना है, तीनों अलग अलग आते हैं, तो उसका मतलब होता है कि इस समीकरण के अद्वितीय हल है, यानी ओनली एक ही वैल्यू है इसकी, ओनली एक ही x का मान आएगा और एक ही y का मान आएगा। बट अगर जैसी कंडीशन इसमें आई है कि जिसमें दो बराबर आ जाए और कोई एक अलग आए, तो उसका मतलब होता है कि इस दी गई समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और प्रश्न में ये कहा था कि जो भी समीकरणें आपको दी गई हैं उनमें पहले तो आप यही पता लगाइए कि कोई हल नहीं है या अनेक हल है या अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल की स्थिति में आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसमें तो ये क्लियर हो गया कि इसमें तो अद्वितीय हल आया नहीं, तो इसका मतलब इसको आपको हल नहीं करना है। ये सवाल, पहला क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो गया। जिसमें अद्वितीय हल आएगा उसमें हम समीकरणों को हल करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, तो वहाँ पे आपको वज्र गुणनखंड विधि भी पता चल जाएगी। तो अब हम कोई ऐसा प्रश्न हल करेंगे जिसमें अद्वितीय हल वाली कंडीशन आए, तो हम उसको वज्र गुणनखंड विधि से भी हल करके देखेंगे। तो इसलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखिए, जैसे ये पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया ना, पहला प्रश्न तो हमने सॉल्व कर लिया ये वाला, इसमें तो कोई हल नहीं आया। अब अगर अब दूसरा प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो दूसरे प्रश्न में क्या है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, ये समीकरण दे दी हैं। इसमें पता करते हैं कि कौन सा हल आता है, अद्वितीय हल आता है या कोई हल नहीं आता है, क्या आता है, इसको हम देखते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैंने ये जो समीकरण यहाँ लिख ली हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि बराबर में 0 होना जरूरी है समीकरणों के। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहली समीकरण दी है तो 2x + y, इसका 5 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 डालेंगे हम, ठीक है, तभी आपको नंबर देना है समीकरण को। फिर दूसरी समीकरण से भी 3x + 2y ऐसे लिखेंगे और 8 को इधर ले आएंगे, 8 माइनस का हो गया इधर आके, और बराबर में रह गया 0, ये समीकरण 2। अब इसकी तुलना तो मैं पहली वाली समीकरण की तुलना A1x जैसे पहले वाले से अब शॉर्टकट में लिखेंगे थोड़ा, B1y + C1 = 0 से कर देंगे, और इस वाली की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से कर देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे जब A1 की जगह इसमें 2 है तो उस हिसाब से A1 का मान 2 आ गया, B1 की जगह इसमें y है, मतलब y के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपका B1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ C1 की जगह आपका -5 है, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, -5। ऐसी समीकरण 2 में A2 की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो A2 की वैल्यू आ गई 3। यहाँ B2 की जगह पे 2 है, तो B2 की वैल्यू आ गई 2, और C2 की जगह क्या है, -8, तो C2 की वैल्यू आ गई -8। सबकी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही रेशियो निकालेंगे, है ना। तो जब इनका रेशियो हम निकालते हैं तो पहले तो निकालते हैं हम A1/A2। A1/A2 की वैल्यू जो है 2/3 आ जाएगी, क्योंकि A1 का मान 2 है और A2 का 3 है। अगर आप B1/B2 निकालते हैं तो B1 की वैल्यू 1 है और B2 की 2 है, यहाँ से देख सकते हो। तो इसकी 1/2 आ गई, इससे ज़्यादा सॉल्व होगी नहीं है। C1/C2 अगर आप निकालते हो तो C1 की -5 है और इसका -8 है, तो बस ज़्यादा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/8 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये भी किसी एक के पहाड़े में नहीं आते। तो आप देखेंगे बच्चों कि A1/A2 का मान 2/3 आया, इसका 1/2 आया, इसका 5/8, तीनों अलग अलग आए। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर तीनों अलग अलग आते हैं, यानी A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं है और ना ही ये C1/C2 के इक्वल है, तो इस कंडीशन में आपका जो समीकरण होती है उसका क्या होता है,
अद्वितीय हल होता है। यहाँ लिख सकते हो कि इसका जो है क्या है, अद्वितीय हल है ना, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। इस कंडीशन में अब आपको ये जो समीकरणें दी थी इनको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। अगर अद्वितीय हल आ जाता तब वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, ऐसा प्रश्न में कहा गया था। तो अब इसमें आ गया, तो अब इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे। तो मैं इन समीकरणों को जो दी थी दोबारा से उतार लेता हूँ। 2x + y = 5 पहली समीकरण है। 2x + y = 5 बल्कि नहीं, उधर जो हमने जिसको बना लिया था ना 5 बराबर में 0 करके, वो वाली उतारो। ये पहली समीकरण थी। और जो दूसरी थी ये वाली हम उतारेंगे, ये वाली है ना जो मैंने नीचे बना ली थी, ये वाली और ये वाली। 3x + 2y - 8 = 0। 3x + 2y - 8 = 0। ये समीकरण 2। अब इनको हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो वज्र गुणनखंड विधि से हल करने का क्या मेथड है, इसको हम बड़े अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आप लिखिए x और एक बड़े से बटे का चिन्ह लगा लीजिए। फिर y लिखिए बराबर का निशान लगा के, और यहाँ पे एक चिन्ह लगा लीजिए, और यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1। और ऐसे इस तरीके से पहले हम लिख लेते हैं लाइनें लिखकर। अब आपको क्या करना है, जैसे x वाला है तो x के नीचे आपको y के गुणांक लिखने हैं और अचर पद लिखने हैं। x के नीचे x वाले ही नहीं लिखने, ये आपको नहीं लिखने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो y का गुणांक अब देखो पहली समीकरण में 1 है, और लिखने किस तरीके से ये भी देखो, और दूसरी समीकरण में 2 है तो 2 को थोड़ा ऐसे नीचे लिखेंगे। अचर पद इसमें -5 है तो -5 थोड़ा इधर लिखेंगे और -8 इधर लिख लेंगे। इस तरीके से लिख के आपको छोड़ देना है। अब y के नीचे लिखने के लिए आपको क्या करना है, y के नीचे लिखने के लिए y वाला ही नहीं लिखना है, y वाला नहीं लिखना है, बल्कि आपको ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि शुरुआत किससे करनी है, जिस पे आपने लास्ट में छोड़ा है। आपने लास्ट में -5 और -8 वाले पे छोड़ा है चरपद पे, तो -5 -8 यहाँ लिखेंगे और फिर घूम के हम किससे पहुँच जाएंगे, x वाले पे। तो x के गुणांक उसमें 2 और 3 है, वो लिख लिए। अब जब आप अचर पद के नीचे लिखोगे 1 के नीचे, तो अब आपको ये वाले नहीं लिखने हैं, अब आपको x वाले और y वाले लिखने हैं, और शुरुआत वहाँ से करनी जिस पे लास्ट में छोड़ा है। तो लास्ट में 2 और 3 पे छोड़ा है तो 2 और 3 लिखेंगे, यानी पहले x वाले फिर y वाले। y वाले में क्या है, 1 और 2 है, पहले वाले y के साथ 1 है ऊपर वाले के साथ, और दूसरे वाले के साथ 2। इस तरीके से लिख लेना है। तो आई होप लिखने का मेथड समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो अब दोबारा से वीडियो को पीछे करके धीरे धीरे रोक कर आराम से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई के निशान लगा देने हैं, ठीक। फिर अगली लाइन में फिर से x बटे का निशान बराबर y, फिर बटे का निशान बराबर 1, फिर बटे का निशान। अब इनकी क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई के निशान लगाए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के जो है आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई भी कैसे करनी है, पहले ये वाली करनी है, ये वाली इधर वाली ऐसे जिन पे मैं एरो लगा रहा हूँ ना, वो वाली मल्टीप्लाई पहले करनी है, ठीक है। तो पहले 1 की -8 से करेंगे तो माइनस का ही 8 आ जाएगा। इधर -5 की 3 से करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। 2 की 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस जगह पे हर पद के बाद एक माइनस का निशान लगा के ना एक ब्रैकेट लगा देना है छोटा, और अगली मल्टीप्लाई करके वो इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है। अब हम सब में ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की -5 से करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। -8 की 2 से करेंगे तो माइनस के 16 आ जाएगा, और 3 की 1 से करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। फिर से अगली लाइन में x और बटे का निशान, y और बटे का निशान, और 1 और बटे का निशान लगा दिया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, -8 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस होता है तो प्लस का 10 हो गया ये। फिर -15 ऐसे ही रहेगा। यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 16 आ गया। फिर 4 ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर बाहर माइनस है और अंदर जो है प्लस का 3 है तो माइनस का ही 3 आ गया। फिर अगली लाइन में क्या करना है, फिर वही x ऐसे ही आ जाएगा बटे का निशान, फिर y ऐसे ही आ जाएगा बटे का निशान, और 1 ऐसे ही आ जाएगा बटे का निशान। अब इसको और सॉल्व करेंगे। अब देखो 8 माइनस का 10 प्लस का अलग अलग चिन्ह के तो घट जाएंगे, और ज़्यादा में से कम वाला घटेगा, तो 10 में से 8 गए 2 बचे। फिर यहाँ देखो 15 माइनस का 16 प्लस का, तो 16 में से 15 घटेंगे, 1 प्लस का बचेगा। बचता उसका ये जिसका चिन्ह ज़्यादा हो, मतलब जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है। तो 16 प्लस का था तो प्लस का ही 1 बचेगा। अब यहाँ भी देखो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 आ गया। यानी सिंगल डिजिट तक आ जाना है आपको x y और अचर पद के नीचे। अब आपको क्या करना है, लास्ट में जाके इस पहले वाले पद को लास्ट वाले के बराबर रखना है। एक बार तीनों ही बराबर हैं, तीनों को किसी को भी बराबर रख सकते हैं। तो मैंने x/2 को यहाँ लिख देंगे जब x/2 किसके बराबर हो, 1/1 के। और अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 1 से होगी x आ जाएगा, और 2 की 1 से होगी 2। तो ये देखिए x बराबर 2 आ गया, इसका मतलब एक x का मान आ गया।
अगली बार में इस y/1 को 1/1 के बराबर रख देना है। यानी कि जब आप y/1 को 1/1 के बराबर रखेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की 1 से होगी y आ जाएगा और 1 की 1 से होगी तो 1 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरीके से बज्रगुणनखंड विधि से समीकरणें हल होती हैं और एक्स वाई के मान निकलते हैं। आशा करता हूँ ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और अदरवाइज़ जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर जो है 2 प्रश्न समझा दिए, पहला भी और दूसरा भी, है ना। इसी तरीके से आप इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इस तरीके के प्रश्न होते हैं, जैसे कि ये दूसरा प्रश्न है कि दूसरे का पहला कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें कंडीशन पहले से ही बता दी कि इसके अनेक हल होंगे, लेकिन ए और बी के किन मानों के लिए। इसका मतलब आपसे ए और बी के मान पूछे जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है कि इसके अनेक हल हैं। ऑलरेडी आपको बताया गया कि इसके अनेक हल हैं, बस आपको ये पता लगाना है कि इसके अनेक हल होंगे। मतलब अब अनेक हल तो हैं इसके, लेकिन ए और बी का मान पता लगाना है। तो इसमें आप इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे, किस कंडीशन का, कि a1/a2 अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2 जो है b1/b2 के और c1/c2 के सारे जो रेशियो हैं, सारे जो अनुपात हैं गुणांकों के, वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस बात का प्रयोग करके जो है हम जो है वहाँ से ए और बी के मान निकालेंगे। आइए देखते हैं हम किस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये मैंने समीकरण नोट कर लिए हैं। सबसे पहले जैसे पहली समीकरण थी और दूसरी दोनों नोट कर ली। इसमें हमने देखो यहाँ पर क्या करा, वही तुलना करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। a1 का मान जो x का गुणांक है 2 आ जाएगा, b1 का मान 3 आ जाएगा और c1 का मान 7 आ जाएगा। 7 माइनस का हो जाएगा अगर इसको इधर ले आएंगे ना, दूसरी तरफ। मैंने बताया था ना बराबर में 0 करना होता है, इसको इधर लाना होता है, उस हिसाब से। फिर ऐसी a2 का मान जो x के साथ है, x के साथ इसमें a माइनस बी है तो a माइनस बी आ गया। b2 का मान a प्लस बी आ जाएगा और c2 का मान ये वाला पूरा आ जाएगा जो कि अचर पद की जगह पर, और इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बाहर माइनस लगा दिया ब्रैकेट में ला के। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया था कि इसके अनंत हल हैं, और अनंत हल कब होते हैं, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होता है। तो मैंने तीनों को बराबर रख दिया। अब इसमें जो हम इनके मान लगा देंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के, तो देखो a1 का मान 2 है और a2 का a माइनस बी है, तो a1 का 2 और a2 का a माइनस बी रख दिया। b1 b2 का लगाएंगे तो b1 का 3 है और इसका a प्लस बी, तो 3 और a प्लस बी रख दिया। c1 का मान -7 रख दिया और c2 का ये लाला रख दिया, और यहाँ माइनस से माइनस जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके ये पहला पद एक बार तीसरे के बराबर रखेंगे, फिर दूसरा तीसरे के बराबर रखेंगे और वहाँ से ए और बी के मान निकालेंगे। तो मैंने पहला वाला इस तीसरे के बराबर रखा, यानी कि 2/a माइनस बी को 7/3a प्लस b माइनस 2 के बराबर रखा और यहाँ पे कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगी, 2 की 3 से होगी, पहले इस पूरे से होगी तो 2 तिया है ना, 2 तिया 6a आ जाएगा। फिर 2 की b से होगी तो 2b आ जाएगा, 2 की -2 से होगी तो 4 आ जाएगा। फिर इधर 7 की a से होगी तो 7a, 7 की -b से होगी तो माइनस का 7b। फिर ये देखो 6 से 2b 4 ऐसे उतार लिया और 7a को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 7b इधर जो माइनस का था प्लस का हो गया, बराबर में रह गया 0। सबको एक तरफ कर लेना है, यानी कि a वालों को आपस में सॉल्व कर लो, 6 से प्लस का और 7a माइनस का, तो 7a में से 6a घट जाएगा तो माइनस का a बचेगा। 2b और 7b b वाले आपस में सॉल्व करेंगे तो दोनों प्लस के जुड़ के 9b हो जाएंगे और -4 ऐसे ही आ गया एज इट इज़। इसके बाद हमने क्या करा, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया पूरी लाइन में से, तो जो अंदर के चिन्ह है वो बदल जाएंगे, a प्लस का हो जाएगा, 9b माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस चिन्ह 0 में पहुँचा देंगे। ठीक है, तो माइनस जो है 0 अगर बराबर में होता है तो आप कोई भी चीज़ 0 के बटे में पहुँचा दो और 0 को डिवाइड करते हो तो वो 0 ही हो जाता है, चाहे वो चिन्ह हो चाहे कोई संख्या हो। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो अब यहाँ बचेगा सिर्फ a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0, और इसमें भी 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये नई समीकरण बन जाएगी। यानी ये भी a और b के रूप में भी समीकरण ही बन गई, मान निकल के नहीं आया। यानी हमने पहला और तीसरा पद बराबर रखा, वहाँ से एक समीकरण बन गई। ऐसे ही अब हम दूसरा और तीसरा बराबर रखेंगे, वहाँ से एक और समीकरण बनाएंगे और उन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान निकालेंगे। तो अब देखिए मैंने इसके बाद जो है यहाँ पर ये दूसरा और तीसरा पद भी बराबर रख दिए हैं। ठीक है, 3/a प्लस बी और 7/3a प्लस b माइनस 2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की a से होगी 7a, 7 की b से होगी तो 7b, 3 की 3a से होगी तो 3 या 9a, 3 की b से होगी तो 3b, 3 की -2 से होगी -6। फिर से इन सबको एक तरफ करेंगे तो 7a 7b ऐसे आ गया, 9a इधर आके माइनस का, 3b इधर आके माइनस का, 6 इधर आके प्लस का, बराबर में 0। अब देखो 7a प्लस का है, 9a माइनस का, तो 9a में से 7a घट जाएंगे तो माइनस के 2a बचेंगे। 7b प्लस का है, 3b माइनस का, तो 7b में से 3b घटेंगे तो प्लस के 4b बचेंगे, और 6 तो प्लस का अकेला है ही, वो ऐसे आ जाएगा। इस समीकरण में से पूरा 2 कॉमन आ रहा है और माइनस का 2 कॉमन लेंगे
तो यहाँ से a बचेगा प्लस का, और 2 दूनी 4 होते हैं तो 2 भी बचेगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, और 2 दिया 6 होते हैं तो 3 बचेगा माइनस का, और -2 जैसा कि मैंने बताया था डिवाइड में पहुँचा देंगे 0 के, तो यहाँ a - 2b - 3 रह जाएगा, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो 0 ही आ जाता है ना। तो a - 2b - 3 बराबर 0 आ जाएगा। फिर इस 3 को भी हम जो है दूसरी साइड ले जाएंगे, तो जब आप 3 को दूसरी साइड ले जाओगे तो a - 2b बराबर 3 आ जाएगा। ये बन गई समीकरण 4। फिर समीकरण 3 मैंने इसके नीचे उतार ली और इन्हें विलोपन विधि से हल कर दिया। समीकरण 3 क्या थी, a - 9b - 4 बराबर -4, तो मैंने इसके चिन्ह बदल दिए, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, और यहाँ भी प्लस कर दिया। तो a से जो है a कैंसिल हो गया, 9b प्लस का है, 2b माइनस का है, तो 9b में से 2b जो है आपका माइनस हो जाएगा, तो 7b बचेगा, और 4 भी प्लस का हो चुका है, 3 तो था ही प्लस का, तो जुड़ के ये कितने हो गए 7। तो 7b बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। फिर 7 को मैं डिवाइड में ले गया तो b बराबर 7/7 आ गया, और 7 से 7 को डिवाइड करके b की वैल्यू तो आ गई 1। अब ये b की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के जो है आप a की मान निकाल सकते थे। तो मैंने समीकरण 4 उतार ली यहाँ पर, a - 2b बराबर 3, और इसमें b की वैल्यू 1 रख दी, मल्टीप्लाई में था 2 के साथ, 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 2 आ गया। फिर 2 को हम क्या लेके जाएंगे, दूसरी साइड ले गए तो प्लस का हो गया, और 3 और 2 5। इस तरीके से जो है आपका a की वैल्यू भी निकल के आ गई। आई होप सबको ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने ये दूसरा जो प्रश्न है ये भी कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम आगे के प्रश्नों को इसमें देखें, जो इसका दूसरे का सेकंड पार्ट है, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का कोई हल नहीं है। इसमें आपको कोई हल नहीं वाली कंडीशन लगानी है, और उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल के उस कंडीशन में इनके मान रख देने हैं, और वहाँ से जो आपका k का मान निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊँगा। और बाकी जो तीसरा प्रश्न है उसमें भी ये कहा है कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन और बजगुणनखंड दोनों विधियों से हल करना है, और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये आपके अपने अकॉर्डिंग जो आपको आंसर देना है। यानी आपको जो 2 समीकरण दिए हैं इसको आपको एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाना है, फिर एक बार बजगुणनखंड विधि से, दोनों से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और दोनों ही मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बजगुणनखंड तो आपकी इस वीडियो में मैंने बताई ही है। तो दोनों वीडियो से आप इसको सॉल्व करके दिखाइए अगर पेपर में प्रश्न आता है, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिए कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त लगती है, बजगुणनखंड ज़्यादा अच्छी लगती है या प्रतिस्थापन विधि, या आपकी अपनी इच्छा है कि आप कोई भी इसमें आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जो आगे के प्रश्न हैं, ये जो आगे के चौथे के प्रश्न हैं, ये सारे जो है आपके हिंदी वाले प्रश्न हैं। इसमें आपको समीकरण जो है बनानी पड़ेंगी पहले पढ़कर दी हुई कंडीशन के आधार पर, और उसके बाद उन्हें जो है इसमें लिखा है कि किसी भी बीजगणित मतलब विधि से आपको हल करना है। दैट मीन्स आप जो है विलोपन विधि से हल करना चाहो उससे हल करो, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे बजगुणनखंड विधि से हल करो, किसी से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब इनकी समीकरणें कैसे बनेंगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप उसका इंतज़ार कीजिए, और इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आपका कोई भी मन में प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।